हेलो दोस्तों, मेरा नौकर रोज बड़े ध्यान से मेरी मसाज करता था और जब मैं उसे पैसे देने की कोशिश करती तो वह हमेशा मुस्कुराते हुए कहता, रहने दीजिए मालकिन, वसूली रात को कर लूँगा। उसकी यह बात मुझे कभी समझ नहीं आई। जैसे जैसे वह मसाज करता मुझ पर एक अजीब सी सुस्ती छा जाती और मैं गहरी नींद में सो जाती थी। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि मुझे नींद नहीं आई। नौकर मेरी मसाज कर रहा था और शायद उसे लगा कि मैं सो चुकी हूँ। कुछ ही देर बाद मेरी आँखों के सामने जो हुआ उससे मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम मनीषा है। मैं अपने गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती हूँ। मेरी बड़ी बड़ी आँखें, लंबे काले बाल और मासूम चेहरा हर किसी को आकर्षित कर लेता था। मेरी सुंदरता की चर्चा पूरे गाँव में थी और शायद इसी वजह से हर दूसरे दिन मेरे लिए एक नया रिश्ता आ जाता था। मेरी माँ मेरी शादी को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। वे चाहती थी कि मेरी शादी एक अच्छे और समझदार व्यक्ति से हो, लेकिन इतने सारे रिश्तों में से सही व्यक्ति को चुनना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं और उनका नाम रोशन करूं, लेकिन जब मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे तो मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि पढ़ाई छोड़कर अब शादी कर लो और अपना घर बसा लो। मैंने माँ को समझाने की कोशिश की, माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है। मैंने कई अच्छे रिश्ते इसलिए ठुकरा दिए क्योंकि मेरे लिए मेरा करियर ज्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन माँ के मन में एक बात बैठ गई थी कि शायद इतने अच्छे रिश्ते फिर कभी नहीं आएंगे। जब मैंने कुछ और रिश्ते ठुकराए तो माँ गुस्से से आग बबूला हो गयी। मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश की, माँ आप क्यों नहीं समझती, मुझे पहले डॉक्टर बनना है। मैं शादी के चक्कर में अपने सपनों को बर्बाद नहीं करना चाहती। माँ को मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आई और उन्होंने पापा से शिकायत कर दी। पापा ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन माँ का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। मेरे पापा हमेशा मेरे सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। उन्होंने मुझे समझाया, बेटी तुम्हारी पढ़ाई और करियर ही तुम्हारा भविष्य है। लेकिन पापा की एक बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, हमें तुम्हारी माँ की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। उनकी इस बात ने मेरे मन में सवाल उठाया, क्या मैं सचमुच अपनी माँ की भावनाओं को नजरअंदाज कर रही हूँ? लेकिन फिर मेरे भीतर की आवाज कहती, नहीं, मैं अपने सपनों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। समाज का भी दबाव बढ़ता जा रहा था। रिश्तेदार और पड़ोसी अक्सर माँ के पक्ष में बातें करते। वे कहते, इतनी अच्छी लड़की है, शादी क्यों नहीं कर रही? डॉक्टर तो बाद में भी बन सकती है। इन सब बातों ने मुझे और भी परेशान कर दिया। मैं अपने सपनों और परिवार के दबाव के बीच उलझ गई थी। मैंने तय किया कि अब मुझे केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। मैं दिन रात मेहनत करने लगी ताकि मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा सकूं। पापा ने भी मेरी मदद के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने मेरी किताबें, कोचिंग और अन्य जरूरतों का ध्यान रखा, लेकिन माँ का विरोध लगातार जारी रहा। एक दिन जब मैं पढ़ाई कर रही थी, माँ गुस्से में मेरे कमरे में आईं और बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही अपनी माँ की बात नहीं मानोगी? मैं तुम्हारी शादी करा के रहूंगी। मैंने शांतिपूर्वक जवाब दिया, माँ प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, यह मेरा सपना है। लेकिन माँ मेरी बात नहीं मानी और गुस्से में घर के बाहर चली गयी। माँ के मन में मेरी शादी को लेकर इतना बड़ा तनाव था कि उन्होंने किसी भी तरह मुझे और पापा को राजी करने का फैसला किया। एक दिन उन्होंने एक बाबा के पास जाने का निर्णय लिया। बाबा ने माँ की सारी बातें सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि वे इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। उन्होंने माँ से कुछ पैसे लिए और एक कागज पर कुछ लिखकर कहा, इसे अपनी बेटी और पति के तकिए के नीचे रख देना, देखना दोनों शादी के लिए राजी हो जाएंगे। माँ ने बाबा की बताई हुई बातों पर यकीन करके वैसा ही किया। उस रात जब मैं सोई तो मेरे तकिए के नीचे वह कागज रखा गया था और पापा के तकिए के नीचे भी। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो घर में एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। पापा मेरे कमरे में आए। उनके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मुझे लगता है तुम्हारी माँ सही कह रही है, हमें तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। मैं यह सुनकर दंग रह गई। पापा का इतना बड़ा बदलाव और वह भी एक ही रात में, यह कैसे संभव था? पापा ने अचानक मुझसे कहा, बेटा हमें तुम्हारी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मैंने हैरानी से पूछा, पापा आप अचानक ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, कल रात मैंने बहुत सोचा तुम्हारी माँ और तुम्हारी खुशियों के बारे में। फिर मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारी माँ सही कह रही है।
हमें तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। शादी की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मन में सवाल आया, क्या मैं अपने सपनों को त्याग कर शादी के बंधन में बंध जाऊं? तभी पापा ने मुझे एक और बात बताई। यह रिश्ता मेरे दोस्त ने अपने बेटे के लिए मांगा है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी शादी के बाद भी तुम डॉक्टर बन सकती हो। वे तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। बस उन्हें तुम बहुत पसंद आ गई हो। यह सुनकर मेरी उलझन थोड़ी कम हुई। मैंने सोचा, अगर मैं अपनी पढ़ाई और करियर जारी रख सकती हूँ तो शायद यह इतना बुरा नहीं होगा। पापा ने माँ से बात की और जल्द ही शादी की तैयारियां शुरू हो गयी। मेरे मन में अब भी संदेह था, लेकिन मैंने अपने माता पिता के निर्णय का सम्मान किया। कुछ ही दिनों में मेरी शादी की तारीख तय हो गई और 20 दिनों के भीतर ही मेरी शादी हो गई। विदाई के बाद मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे। मेरा पति और मैं अलग घर में रहते थे, क्योंकि वह अपने पिता का बिजनेस संभालता था और दिन भर व्यस्त रहता था। जब मैं उनके घर पहुंची तो ऐशो आराम देखकर हैरान रह गई। हालांकि हम भी गरीब नहीं थे। मेरे पापा की अच्छी नौकरी थी, जिससे हमारी अच्छी गुजर बसर हो जाती थी। लेकिन मेरे पति का परिवार बेहद संपन्न था। मेरे पति ने मेरी सेवा के लिए कई नौकरानियां रखी हुई थीं। उनमें से एक नौजवान लड़का भी था जो बाहर के कामों के लिए जिम्मेदार था, बिजली, गैस या कोई भी बाहरी काम। धीरे धीरे वह नौकर मेरे करीब आने लगा। एक दिन उसने मुझसे कहा, मैडम, मैं यहाँ काफी सालों से काम कर रहा हूँ और आपके ससुराल वाले मुझे घर का सदस्य मानते हैं। उसकी बातों ने मुझ में भी विश्वास जगा दिया। एक सुबह वह मेरे कमरे में आया जब मैं अभी बिस्तर पर ही थी। उसने मुझे थका हुआ देखा और बोला, मैडम जी, आप लेटे लेटे थक गई होंगी। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपके पैर दबा दूं। यह सुनकर मैं चौंक गई। बहुत खूबसूरत जवान था, लेकिन मैंने कभी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष को मुझे छूने नहीं दिया था। यहाँ तक कि मैंने कभी नौकर या नौकरानी से भी अपने पैर नहीं दबाए थे। इसलिए जब उसने मेरे पैरों की मालिश करने की पेशकश की तो मैंने तुरंत मना कर दिया। मैंने कहा, नहीं, मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे पैर दबाए। मेरी यह बात सुनकर वह चुप हो गया और मेरे कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने शायद बहुत कठोर जवाब दे दिया था। आखिर उसने तो मेरे भले की बात की थी। उसने मुझे थका हुआ देखा होगा, इसलिए सोचा होगा कि पैरों की मालिश से मेरी थकान दूर हो जाएगी। हो सकता है वह हमारे परिवार का इतना विश्वासी नौकर हो कि ऐसे काम सामान्य रूप से करता रहता हो। लेकिन मैंने उसकी इस बात को स्पष्ट रूप से मना करके शायद उसका दिल तोड़ दिया था। असल में मैं एक बहुत नर्म दिल लड़की थी। शादी से पहले भी मैं हर किसी का ख्याल रखती थी कि मेरी वजह से किसी के दिल को ठेस न पहुँचे। इसलिए मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने उससे इतनी सख्ती से बात की थी। मैं उसके बारे में सोचने लगी। वह नौकर जवान और सुंदर था और शायद किसी मजबूरी के कारण उसे यह नौकरी करनी पड़ रही थी। मैंने सोचा कि उसे प्यार से समझा दूंगी कि मैं अपने पति के अलावा किसी और से यह हक नहीं देती कि वह मुझे छुए। शायद मेरे पति को भी यह बात अच्छी न लगे। लेकिन अगले दिन मैं हैरान रह गई जब उसने मुझसे फिर वही बात दोहराई। इस बार उसने इतनी मासूमियत और प्यार से कहा कि मुझे उस पर दया आ गई और मैं मना नहीं कर सकी। उस दिन मैं वाकई बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने अपने पैर बिस्तर से नीचे कर लिए और कहा, ठीक है, तुम मेरे पैर दबा दो। यह सुनकर वह खुश हो गया और उसने धीरे धीरे मेरे पैरों की मालिश शुरू कर दी। उसकी मालिश इतनी आरामदायक थी कि मुझे सुकून महसूस होने लगा और नींद भी आने लगी। यह देखकर वह बोला, मालकिन, आपको नींद आ रही है, आप बिस्तर पर लेट जाइए, मैं आपके पैर दबाता रहूंगा। मैं जैसे मदहोशी में थी, इसलिए तुरंत बिस्तर पर लेट गई। वह नौकर भी बिस्तर पर आकर मेरे पैरों की मालिश करता रहा और फिर उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा और मैं गहरी नींद में चली गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं कितने घंटे तक सोती रही। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि नौकर अभी भी मेरे पैर दबा रहा था। यह देखकर मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने अपना पर्स खोला, कुछ पैसे निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। यह देखकर वह शर्मिंदा हो गया और बोला, मालकिन, आप मुझे पैसे देकर शर्मिंदा कर रही हैं। मेरी तनख्वाह अच्छी है, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं। मैंने उससे कहा, यह पैसे तुम्हारी मेहनत का फल है।
तुम कई घंटों से मेरे पैर दबा रहे हो और देखो कितने अच्छे से दबाए कि मुझे कितनी सुकून भरी नींद आई थी। उसने थोड़ी झिझक के साथ पैसे ले लिए, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई बड़ा काम कर दिया हो। उसकी निष्ठा और समर्पण को देखकर मेरा दिल भर आया। उस दिन के बाद से हमारे बीच एक नया रिश्ता बन गया था। वह मेरे प्रति बहुत सम्मान और निष्ठा से पेश आता था और मैं भी उसकी मेहनत की कद्र करने लगी थी। अब वह मेरी सेवा में और भी तत्पर हो गया था। एक शाम जब मेरा पति काम से देर से आने वाला था, मैंने फिर से नौकर को बुलाया। जैसे ही वह आया, मैंने उससे कहा, तुम्हारी मालिश से मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, इसलिए जब तक मेरा पति घर नहीं आता तुम मेरे कमरे में ही रहो और मेरे पैर दबाते रहो। वह खुशी से मान गया। शायद उसे पैसों का लालच था, लेकिन उसकी निष्ठा और सेवा भावना भी साफ झलक रही थी। उसने कहा, मालकिन, मैं तो एक छोटा सा नौकर हूँ और आपका बहुत सम्मान करता हूँ, इसीलिए मैं आपके पैर दबाता हूँ ताकि आपकी थकान उतर जाए और आपको सुकून मिले। उसकी बातों से मैं भी प्रभावित हुई और मैंने उससे कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है, इसीलिए मेरी सारी थकान उतर जाती है। वह मुस्कुराया और फिर से मेरे पैरों की मालिश करने लगा। उसकी उंगलियों की छुअन से मुझे वही सुकून मिलने लगा और मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसकी मालिश करते वक्त मुझे उसके प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ, लेकिन मैंने खुद को संभाला। हर रात जब मेरा पति देर से आता, मैं नौकर को बुलाकर उससे पैर दबाने को कहती। उसकी मालिश से मुझे न सिर्फ शारीरिक सुकून मिलता बल्कि मानसिक शांति भी मिलती थी। वह अपनी पूरी ईमानदारी और समर्पण से मेरा काम करता था। एक दिन जब वह मेरे पैरों की मालिश कर रहा था, मैंने देखा कि उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता हो परंतु संकोच कर रहा हो। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, तुम्हारी आंखों में कुछ खास दिख रहा है? वह थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी सेवा करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। उसकी बातों से मैं प्रभावित हुई। मैंने महसूस किया कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ अनकही भावनाएं हैं, पर मैं जानती थी कि हमें इस रिश्ते को एक सीमित दायरे में ही रखना होगा। एक दिन उस नौकर ने मुझसे कहा, आपकी सास भी कभी कभी मुझसे मसाज करवाती है। यह सुनकर मैं चौंक गई। इस बात ने मुझ में उसके प्रति और भी विश्वास जगा दिया। जब वह मेरी सास के भी पैर दबाता है तो वह सच में भरोसे के लायक है। मुझे ससुराल आए हुए 1 महीना होने वाला था। पहले सेमेस्टर के एग्जाम देकर मैं फ्री थी। मेरे पति ने मुझसे वादा किया था कि वे मेरे सपने को पूरा करने में मेरी मदद करेंगे और एक दिन मैं एक अच्छी डॉक्टर जरूर बनूंगी। यह सोचकर मैं बहुत खुश थी कि मेरा पति मेरा साथ दे रहा है। ससुराल में रहते हुए पूरे 2 महीने हो चुके थे और इतने समय में मैंने उस नौकर को अच्छे से परख लिया था। जब भी वह मेरे सामने आता, उसकी नजरें हमेशा नीचे रहती थीं। उसने कभी मुझसे नजर मिलाकर बात नहीं की। जब वह मेरे कमरे में आता तो भी उसकी नजरें झुकी रहती थीं। वह मेरे शरीर को छूता जरूर था, लेकिन उसकी नीयत साफ होती थी। वह बड़े सम्मान के साथ मेरे पैरों की मालिश करता था और यह हर रात होता था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं घूमने फिरने नहीं गए। यह सुनकर मेरे पति ने कहा, जब से हमारी शादी हुई है तुम हर समय सोई ही रहती हो। मैं रात को घर आता हूँ तो तुम गहरी नींद में होती हो। दिन में मेरे पास समय नहीं होता और रात को मेरे घर आने से पहले तुम सो जाती हो। तुम खुद सोचो, हमने कितनी बार साथ में प्यार के पल बिताए हैं। मैं तो तरस गया हूँ तुम्हारे लिए। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मेरी शादी ही नहीं हुई है। मैंने अपने दिल में सोचा कि शायद यह सब उस नौकर की मालिश की वजह से हो रहा है। मेरे पति की शिकायत सही थी। मुझे रोज रात को अपने पति के लिए जागना चाहिए था। शादी को 3 महीने होने वाले थे और इन 2 महीनों में मेरा पति मेरे पास एक बार भी नहीं आया था, सिवाय सुहाग रात के। मैंने सोचा कि आज रात जब नौकर मालिश के लिए कहेगा तो मैं मना कर दूंगी ताकि मुझे नींद न आए और मैं अपने पति का इंतजार कर सकूं। शाम को नहाकर मैं अच्छे से तैयार हुई। दुल्हन की तरह सज धज कर बेड पर बैठ गई और अपने पति का इंतजार करने लगी।
कुछ देर बाद नौकर आया। मुझे सज धज कर बैठा देखकर पहले तो वह चौंका, फिर उसने मालिश के लिए पूछा। मैंने साफ मना कर दिया। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा उदास हो गया और वह चुपचाप वापस चला गया। थोड़ी देर बाद वह फिर से आया। इस बार उसके हाथ में दूध का गिलास था। उसने कहा, मैडम जी, अगर आप मालिश नहीं करवाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन यह गर्म दूध पी लीजिए। इससे आपकी थकान उतर जाएगी और आप अच्छा महसूस करेंगी। मैंने सोचा कि दूध पीने से मना कर दूं, लेकिन फिर लगा कि मैं उसे पहले ही उदास कर चुकी हूँ और वैसे भी मैंने खाना नहीं खाया था। उसने मुझे दूध का गिलास थमाया और मैंने बिना किसी शंका के उसे पी लिया। गिलास वापस देकर मैंने कहा, अब तुम जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करना। वह बिना कुछ कहे चला गया और मैं फिर से अपने पति का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर बाद मुझे नींद आने लगी। मैंने खुद को जगाने की कोशिश की क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पति आने वाले हैं, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गयीं। आंखें भारी होने लगी और आखिरकार मैं सो गई। जब मेरी आंख खुली तो कमरे में हल्की रोशनी थी और मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पैरों की मालिश कर रहा है। मैंने देखा तो पाया कि वही नौकर मेरे पैरों की मालिश कर रहा था। उसकी मालिश से मुझे आराम मिला, लेकिन कमरे में केवल वही था। मुझे कुछ अजीब लगा, पर मेरी नींद इतनी गहरी थी कि मैं कुछ कह नहीं पाई। अगली सुबह जब मैं जागी तो पाया कि मेरे पति मेरे बगल में सो रहे थे। रात की घटनाएं याद आईं और मैंने सोचा कि शायद मेरे पति देर रात आए होंगे और मेरी हालत देखकर उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया होगा। मैंने धीरे से उन्हें जगाया और पूछा, आप कब आए? वे मुस्कुराते हुए बोले, रात को देर से आया था। तुम गहरी नींद में थी, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। रात को जब मेरा पति ऑफिस से घर आया तब मैं सज धज कर उसका इंतजार कर रही थी। मैंने पूरी उम्मीद की थी कि वो आते ही मुझसे बात करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद वो भी थक गया था, इसलिए बिना मुझे उठाए ही सो गया। सुबह जब वो ऑफिस चला गया तो मेरा मूड बहुत खराब हो चुका था। मैंने सोचा, क्या उसे मेरी कोई परवाह नहीं है? अगर वो चाहता तो रात में मुझे जगा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उदास मन से मैं वॉशरूम में गई और जैसे ही कपड़े उतारे मेरी नजर अचानक अपने कपड़ों पर पड़ी। ये तो वो कपड़े थे ही नहीं जो मैंने रात को पहने थे। हाँ, मेरी ज्वेलरी अभी भी वैसे ही थी, पर कपड़े बदल गए थे। यह देखकर मैं हैरान रह गई। आखिर ये कपड़े किसने बदले? मेरे साथ रात को क्या हुआ? कौन मेरे कमरे में आया था? मेरा दिमाग उलझने लगा और मुझे चक्कर से आने लगे। क्या मेरे पति ने ऐसा किया होगा? अगर उन्होंने किया होता तो मुझे पहले जगाते। ऐसे बेहोशी में कपड़े बदलना तो ठीक नहीं लगता। मेरा दिल घबराने लगा और मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा। थोड़ी देर बाद नौकर चाय लेकर आया तो मैंने उससे कहा कि मेरा शरीर दर्द कर रहा है, तुम मेरे पैर दबा दो और साथ ही सिर की भी मसाज कर दो। वो मेरे बेड पर आकर मेरे पैर दबाने लगा, फिर थोड़ी देर बाद मेरे सिर की मसाज भी की। उस दिन मैं बहुत देर तक बिस्तर पर पड़ी रही। शाम को जब मेरा पति घर आया तो मैं गुस्से में उस पर बरस पड़ी। मैंने कहा, रात को मैं तुम्हारे लिए दुल्हन की तरह सजकर इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम आए ही नहीं। मेरे पति ने कहा, लेकिन मैं रात को कमरे में आया था, तुम गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। अगर वो आया था तो मेरे कपड़े किसने बदले? और नींद पूरी होने के बाद भी मेरा शरीर क्यों दर्द कर रहा है? ये सब सवाल मुझे उलझन में डाल रहे थे। तभी मेरे पति ने कहा, अच्छा, अब मूड खराब मत करो। मुझे आज रात भी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है, लेकिन अभी मेरे पास 3-4 घंटे फ्री हैं। अगर तुम कहो तो हम कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर मैं और भी उलझन में पड़ गई। क्या मैं उसे बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ? मैं अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मेरा नौकर कमरे में आया और बोला, मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप बाहर न जाएं। मौसम खराब है और आपकी तबीयत भी सुबह से ठीक नहीं है। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा, तुम मेरे नौकर हो, मेरे पति बनने की कोशिश मत करो। यह कहकर मैं बाहर चली गई। मुझे नहीं पता मुझे किस बात पर इतना
इतना गुस्सा आ गया था। मैंने उस नौकर को काफी डांट दिया था। मुझे लगा वह अपनी हद से बढ़ रहा था। वह कौन होता है मुझे ये समझाने वाला कि मैं अपने पति के साथ बाहर जाऊं या न जाऊं। इतने समय बाद तो मुझे यह मौका मिला था और वह मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने उसे डांट दिया और वह अपनी औकात समझ गया। मैं गुस्से में कमरे से बाहर आई और खुद को शांत करने के लिए कुछ देर टहलने लगी। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक जटिल स्थिति थी। मेरी बातों की वजह से वह नौकर अब मेरी नाराजगी का शिकार हो चुका था। मैंने उसे अपनी सीमा में रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे इतनी चिढ़ क्यों हो रही थी। मैंने तय किया कि बाहर जाना गलत नहीं होगा। यह मौका खास था जब मेरे पति ने मेरे साथ बाहर जाने का प्रस्ताव रखा था और मैं इस अवसर को गंवाना नहीं चाहती थी। मैंने खुद को शांत किया और घर से बाहर निकल गई। हमने एक छोटे से कैफे में जाकर कुछ हल्का फुल्का खाया और शहर की खूबसूरत जगहों पर टहला। मेरे पति ने अपने काम के बारे में बात की और मैंने भी अपना गुस्सा छिपाते हुए उनसे अच्छे से बातचीत की। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताया और मेरे मन की चिंताओं को थोड़ा आराम मिला। जब मैं घर आई तो मेरा नौकर मेरे सामने नहीं आया था। मेरा पति मुझे गेट पर ही उतारकर वापस ऑफिस चला गया था, यह कहकर कि वह रात को लेट आएगा। मैं अंदर आई तो महसूस हुआ कि मेरा सारा शरीर बुरी तरह से दुख रहा था। शायद मेरे शरीर को मालिश की आदत हो गई थी, तभी तो रात होते ही मेरा शरीर मालिश के लिए तड़पने लगा। लेकिन मैं तो उस नौकर को नाराज कर चुकी थी, इसलिए आज वह मेरी मालिश करने नहीं आया था। मैं काफी देर तक उसका इंतजार करती रही कि शायद वह खुद ही कमरे में आ जाएगा और मेरी मालिश कर देगा, लेकिन बहुत इंतजार के बाद भी वह नहीं आया। अब मुझे उस नौकर की जरूरत महसूस होने लगी थी। मैंने एक नौकरानी को आवाज लगाई और उससे कहा कि उस लड़के को कमरे में भेज दो। थोड़ी देर बाद वह नौकर मेरे कमरे में आया। उसका चेहरा लटका हुआ था। वह चुपचाप मेरे बेड पर बैठ गया और मेरे पैर दबाने लगा। यह देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने उसे कितना भला बुरा कहा। फिर भी उसने मेरी बातों का बुरा नहीं माना और चुपचाप अपना काम करता रहा। जब मैंने उसे देखा तो मेरे मन में अचानक पछतावा हुआ और मैं कहने लगी, पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें खरी-खरी सुना दी। लेकिन देखो, गलती तुम्हारी भी थी। मैं कितने दिनों से अपने पति के साथ कहीं बाहर नहीं गई थी और जब तुमने मना किया तो मुझे बुरा लगा, इसीलिए मुझे माफ कर दो। मैं उसकी मालकिन थी और उसे इस काम के पैसे भी देती थी, लेकिन उस समय मेरे अंदर इंसानियत जिंदा थी, इसलिए मैंने एक मालकिन होकर भी उससे माफी मांग ली। भले ही वह नौकर था, लेकिन वह भी तो एक इंसान था। मेरी बात सुनकर वह बोला, मैं आपका नौकर हूँ और इस काम के लिए आपसे तनख्वाह लेता हूँ। आपको हक है कि जो चाहें मुझे कहें। उसकी यह बात सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन मैंने सोच लिया था कि आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। वह देर रात तक मेरी मालिश करता रहा और फिर मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं पता कि वह कब कमरे से गया और कब मेरा पति घर आया। जब मैं सुबह जागी तो मेरा पति बाथरूम में था और बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। मुझे इस बात का भी पता नहीं चला कि वह कब कमरे में आया था। मैं सोचने लगी कि इस नौकर की मालिश में ऐसा क्या जादू था कि मैं गहरी नींद में सो जाती थी। सुबह उठती तो मेरा सिर भारी लगता और पैरों में दर्द महसूस होता, लेकिन यह बात मैंने अपने पति को नहीं बताई। मैं नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि मैं इस नौकर से मसाज करवाती हूँ। एक दिन जब मेरा पति दिन में घर पर था तो मैंने नौकर से सारे घर के काम करवाए और उसे अपने कमरे में नहीं आने दिया। वह भी समझदार था, उसने मसाज वाली बात किसी को नहीं बताई। जब मेरा पति घर से बाहर जाता तो मैं उसे अपने कमरे में बुला लेती थी। एक दिन अचानक मेरा पति घर आ गया। मैं कमरे में थी और वह नौकर मेरे पैरों की मालिश कर रहा था। जैसे ही मैंने पति की गाड़ी का हॉर्न सुना, मैं घबरा गई। वह नौकर भी समझ गया कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति को मसाज वाली बात पता चले। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कह पाती, वह खुद ही उठकर कमरे से बाहर चला गया और दूसरे कामों में लग गया। इस तरह मेरे पति को कुछ भी पता नहीं चला। मैं मसाज के लिए नौकरानी को भी बुला सकती थी, मगर पता नहीं इस नौकर के हाथों में ऐसा क्या जादू था कि मैं उसे हर रोज अपने कमरे में बुला लेती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं उसके बिना नहीं रह सकती। जिस रात मैं उससे मसाज नहीं करवाती,
उस रात मेरे पूरे शरीर में अजीब सा दर्द होता रहता था। एक रात मैंने उससे मसाज करवाई और गहरी नींद में सो गई। जब सुबह मेरी आँख खुली तो देखा कि मेरे कपड़े फिर से बदल चुके थे। यह देखकर मैं हैरान रह गई। आखिर यह सब क्या हो रहा था? कौन मेरे साथ ऐसा कर रहा था? क्या मेरा पति ये सब कर रहा था? मैं सोच में पड़ गई और शीशे के सामने खड़ी हो गई। मैं हैरान रह गई क्योंकि मेरे पूरे शरीर पर लाल रंग के निशान थे। ये निशान कैसे आए? मैं अपने शरीर पर हाथ फेरने लगी जैसे मैं उन निशानों को मिटाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन निशानों ने मुझे और भी परेशान कर दिया। मैंने सोचा कि शायद ये किसी गड़बड़ी का संकेत हो सकते हैं। मैंने अपने पति को इन निशानों के बारे में नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि वह मुझे समझ नहीं पाएंगे और मैं नहीं चाहती थी कि कोई और मेरे निजी मामलों में हस्तक्षेप करे। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये निशान किसी और वजह से आए हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। नौकर के कमरे में आकर मसाज करवाने की मेरी आदत ने मुझे और भी उलझन में डाल दिया था। कभी कभी वह बिना किसी बुलावे के मेरे कमरे में आ जाता और मसाज करने लगता। मैंने उससे इस बारे में माफी भी मांगी थी और वह बिना कुछ कहे चुपचाप मेरा काम कर देता था, लेकिन अब यह सब मुझे असामान्य लगने लगा था। अगले दिन जब मैंने फिर से अपने शरीर पर वही निशान देखे तो मैं सचमुच घबरा गई। तभी नौकर मेरे कमरे में आ गया और मसाज करने का प्रस्ताव रखा। मैं उन निशानों को उससे छुपाना चाहती थी, इसलिए मैंने कहा कि आज तुम सिर्फ मेरे पैरों की मसाज कर दो, सिर की नहीं। उसने कुछ नहीं कहा, मगर मैं अंदर ही अंदर डर रही थी। अगर किसी दिन मेरे पति ने ये निशान देख लिए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मैं ये सोच सोच कर थक चुकी थी। मैंने अपना सिर तकिए पर रख दिया और नौकर ने मेरे पैरों की मसाज करनी शुरू कर दी। मेरी आंखें नींद से भारी होने लगी थीं। तभी नौकर ने एक ऐसी बात कही जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उसने कहा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी आंखें नींद से भारी थीं। मैं उसकी बात सुन रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मैं गहरी नींद में जा रही थी और फिर मैं सो गई। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरा पति भी बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरा सिर बहुत भारी महसूस हो रहा था और शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपने पति के पास गई और उसे धीरे से अपने करीब कर लिया। मैंने सोचा कि मेरे शरीर पर जो निशान बढ़ रहे हैं उन्हें अपने पति से साझा करना सही रहेगा। मैंने धीरे से उसे अपने शरीर पर आए निशानों के बारे में बताया। यह सुनकर जब मेरे पति ने मेरे शरीर से कपड़ा हटाया तो वह अचानक चौंक उठा। वह मुझसे दूर हट गया और गुस्से में कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया है, बेवफाई की है और यह उसी का नतीजा है। यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि तुम्हारा पाप है। मुझ में क्या कमी थी जो तुम्हें किसी और मर्द की तलाश करनी पड़ी? मैं काम में व्यस्त था, लेकिन मरा नहीं था कि तुमने किसी और के साथ संबंध बना लिए। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उससे कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं निर्दोष हूँ। लेकिन वह हंसते हुए बोला, ये निशान इस बात के गवाह है कि तुमने पाप किया है। कोई भी इन निशानों को देखकर बता सकता है कि तुम्हारे साथ किसी गैर मर्द ने रातें बिताई हैं। यह निशान एड्स के निशान है और मैं धोखा नहीं खा सकता। तुम मुझसे दूर रहो वरना यह बीमारी मुझे भी लग जाएगी। फिर उसने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज दूंगा। उस कठिन समय में मैंने खुद को बहुत अकेला और असहाय महसूस किया। मेरे पति के आरोप और उसके फैसले ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था। मैं सोचने लगी कि मेरी जिंदगी इतनी जटिल क्यों हो गई है और अब मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। जब उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और तलाक के पेपर भेजने की धमकी दी तो मेरा दिल टूट गया। उसके लगाए गए आरोप न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे आत्मसम्मान के लिए भी एक गंभीर झटका थे। मैंने अपने पति को समझाने की कोशिश की कि यह निशान किसी बीमारी के नहीं हैं, बल्कि किसी और कारण से हो सकते हैं। मैंने उसे बताया कि शायद ये निशान बाहरी कारणों से आए हों और इनका किसी दूसरे आदमी से कोई संबंध नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पति ने मेरी एक बात भी नहीं मानी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब अचानक कैसे हो गया। मैं अपने माँ बाप के घर रोते हुए आ गई और उन्हें अपनी बेगुनाही का विश्वास दिलाया। वे मेरे अपने थे, इसलिए उन्होंने मुझ पर विश्वास कर लिया। मेरे पापा ने कहा कि वे मेरे पति से बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि उनकी बेटी ऐसी नहीं है, लेकिन पापा के जाने से पहले ही तलाक के पेपर हमारे घर पहुँच चुके थे और मेरी हंसती खिलखिलाती दुनिया उजड़ गई थी। मैं इसका जिम्मेदार किसे ठहराती? कोई
भी तो नहीं था जिसे मैं अपनी उजड़ी हुई जिंदगी का दोष दे सकूं। खुद को भी बेकसूर नहीं कह सकती थी, क्योंकि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया था। मैं तो अपने पति के अलावा किसी दूसरे मर्द को देखती भी नहीं थी। अब मेरी हालत यह थी कि मैं दिन रात अपने कमरे में ही पड़ी रहती, बाहर निकलने का मन नहीं होता। ऐसा लगता था कि जैसे जिंदगी से मेरा विश्वास उठ गया हो और अब जीने की कोई वजह नहीं बची हो। सेकंड सेमेस्टर शुरू हो चुके थे, लेकिन कॉलेज जाने का भी मन नहीं करता था। मेरे माँ बाप मुझे समझाते कि एक इंसान के जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, लेकिन मैं अपना दुख उन्हें कैसे समझाती। बात सिर्फ यह नहीं थी कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था, सबसे बड़ी चोट तो यह थी कि उन्होंने मुझ पर कितना घटिया इल्जाम लगाया था। एक दिन मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी, तुमसे कोई मिलने आया है। मैं भागती हुई बाहर आई, शायद यह सोचकर कि मेरा पति आया होगा और उसे मेरी बेगुनाही का एहसास हो गया होगा। लेकिन वहाँ मेरा पति नहीं, बल्कि वही नौकर खड़ा था जो घर के काम करता था। मैंने उससे आने की वजह पूछी तो वह कहने लगा, मैं आपके निशानों के बारे में जान गया हूँ। यह सुनकर मैं चौंक गई और उसने जो बताया उससे मेरे होश उड़ गए। मैंने आगे बढ़कर उसके शर्ट के बटन खोल दिए और तब मुझे समझ में आया कि मेरे पति ने मुझ पर इतना भयानक इल्जाम क्यों लगाया था। मैंने उस नौकर के चेहरे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए और रोते हुए उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने चिल्लाकर कहा, बताओ, जो निशान मेरे शरीर पर हैं, वे तुम्हारे शरीर पर भी हैं। बताओ, मसाज के बहाने तुमने मेरे साथ क्या किया था? मुझे सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर दूंगी। नौकर ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और कुछ कहने लगा, मेरा नाम राहुल है और मैं तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता था। मैं तुमसे 1 साल सीनियर था और धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था और मैंने सोचा था कि जब हम दोनों डॉक्टर बन जाएंगे तो मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। लेकिन तभी मुझे तुम्हारी सहेली से पता चला कि तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। यह सुनकर मैं बहुत डर गया, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। डॉक्टर बनने में तो अभी काफी समय था और उस समय तक तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो जाती और शायद तुम्हारी शादी हो जाती। इसी डर से मैंने तुरंत तुम्हारे घर अपना रिश्ता भेज दिया। लेकिन तुम्हारे पापा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह अपनी बेटी की शादी तब करेंगे जब वह डॉक्टर बन जाएगी। तुम्हारे पापा की इस बात से मुझे कुछ सुकून मिला और मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। फिर 1 हफ्ते के लिए मुझे अपने कजन की शादी के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि मेरी मोहब्बत अब किसी और की दुल्हन बन चुकी है। यह सुनकर मैं अंदर से टूट गया, लेकिन तुम्हारे प्यार और दीवानगी में मैंने तुम्हारे घर का नौकर बनना स्वीकार कर लिया ताकि मैं तुम्हारे करीब रह सकूं। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था, इसलिए मसाज के बहाने तुम्हारे कमरे में आता और रात को तुम्हारे दूध में बेहोशी की दवा मिला देता था ताकि तुम सोती रहो और तुम्हारा पति तुम्हें हाथ न लगा सके। मेरे लिए तुम सिर्फ मेरी थी और मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख सकता था। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, क्या तुमने कभी मेरे साथ कुछ गलत किया? उसने अपना हाथ मेरे सिर पर रखते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारी इजाजत के बिना मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुम्हारी मसाज करता था और सोने से पहले तुम्हें दूध का गिलास देता था ताकि तुम अपने पति के आने से पहले सो जाओ। तुम्हारे सोते ही मैं चुपचाप कमरे से चला जाता था। मैंने तुम्हें कभी गलत इरादे से छुआ भी नहीं। यह सुनकर मैंने उन निशानों की तरफ इशारा किया जो मेरे शरीर पर थे। वह हंसने लगा और बोला, मैं एक डॉक्टर हूँ और यह सिर्फ एक इन्फेक्शन है। मैंने यह सब इसीलिए किया ताकि तुम्हारे पति को हम दोनों पर शक हो जाए। यह कहकर उसने मुझसे माफी मांग ली, लेकिन मैं उसे कैसे माफ कर सकती थी? उसने मेरा हंसता खेलता घर उजाड़ दिया था। मैं उसे फटी आंखों से देखती रही और फिर उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैंने कहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मुझ पर घटिया इल्जाम लगवाकर मेरी तलाक करवाई है। मेरे सामने वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ।
शायद तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इसी डर से मैंने तुम्हारे घर में नौकर बनकर काम किया और तुम्हें पाने के लिए यह सब कुछ किया। मुझे माफ कर दो और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मेरे साथ एक नई दुनिया बसाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर सच्चाई दिखाई दे रही थी, लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं मानी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे माँ बाप को भी सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। सारा दोष उसी लड़के का था। मैं अपनी माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रोई थी। गलती चाहे जिसकी भी हो, सजा तो मुझे ही मिली थी। मेरे पति ने मुझ पर विश्वास नहीं किया और सिर्फ मेरे शरीर पर लगे लाल निशानों की वजह से मुझे तलाक देकर बदचलन साबित कर दिया। राहुल अब रोज मेरे घर आता है और मुझसे माफी मांगता है। मेरे माँ बाप ने तो उसे माफ कर दिया, लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं उसे माफ कर सकूं। मेरी माँ मुझसे कहती रहती है, जो हुआ उसे भूल जाओ और राहुल के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। मानती हूँ कि उसने गलत किया, लेकिन उसने यह सब तुम्हारे प्यार में किया है। गलती तुम्हारे पति की भी थी, उसे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। जब उसका विश्वास इतना कमजोर था तो अच्छा ही हुआ कि तुम्हारा उससे रिश्ता खत्म हो गया। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास न हो तो वह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चलता। अच्छा हुआ कि भगवान ने तुम्हें उस शक करने वाले इंसान से छुटकारा दिलवा दिया। माँ की बातें सही लगती हैं, लेकिन मैं अब भी फैसला नहीं कर पा रही हूँ कि क्या करूँ। क्या राहुल को माफ करूँ और उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करूँ? राहुल फिर से मेरे घर आया। उसकी आंखों में माफी और प्यार का गहरा रंग था। मैंने सीधे और कठोर स्वर में कहा, राहुल, तुम्हारे किए गए कामों ने मेरी जिंदगी को बहुत प्रभावित किया है। तुमने मुझे और मेरे परिवार को बहुत दर्द दिया है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे साफ साफ बताओ कि अब तुम्हारे इरादे क्या हैं और तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। राहुल ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है, लेकिन मैं दिल से माफी मांगता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और एक नई शुरुआत की उम्मीद करता हूँ। मैंने तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं की। राहुल की बात सुनकर मैं समझ गई थी कि राहुल जैसा सच्चा प्यार करने वाला मुझे कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने राहुल से शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। राहुल की आंखों में खुशी की चमक थी और उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। हमने एक नई शुरुआत की, जहाँ हमने अपने बीच की गलतफहमियों को दूर किया और अपने रिश्ते को सच्चे प्यार और विश्वास के साथ फिर से बनाया। यह आसान नहीं था, लेकिन हमने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने रिश्ते को नया जीवन दिया। समय के साथ हमारे रिश्ते में सुधार हुआ और हमने महसूस किया कि विश्वास और प्यार के साथ हम दोनों ने अपने रिश्ते को नई दिशा दी। हम एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे और हमारे बीच की चिंगारी फिर से जल उठी। इस नए अध्याय ने हमें सिखाया कि प्रेम और समझदारी के साथ जीवन की मुश्किलें भी आसान हो सकती हैं, और इसी तरह हम अपने नए जीवन को खुशी और प्यार के साथ जीने लगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत